हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में इसको कई बार पूछा गया है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से आपने देखना है, सुनना है, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में, आंसर अपीयर करने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज बैंक। बैंक क्या होता है ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है बिजनेस सर्विसेज, इसके सारे चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं, ये 5 तरह की सेवाएं हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाने जा रहा हूं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। तो ये 5 तरह की जो सेवाएं हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियोस बनाने जा रहा हूं। और सबसे पहले आज हम देखने जा रहे हैं बैंकिंग, और उसका एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, फंक्शंस ऑफ बैंक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैंक क्या होता है, बैंक कैसे कहते हैं। तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक। बैंक को बैंक क्यों बोलते हैं? यस, क्योंकि ये जो वर्ड बैंक है कहां से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड बैंको, जिसका मतलब होता है बेंच यानी मनी एक्सचेंज टेबल। पुराने जमाने में यूरोपियन मनी लेंडर्स एक बेंच का, एक टेबल का इस्तेमाल करते थे। वहां पे पैसे को सजा के रखते थे, किसी को लोन चाहिए तो लोन देते थे, एक्सचेंज चाहिए तो एक्सचेंज करके देते थे। आज यही सारे फंक्शंस बैंक परफॉर्म करते हैं, इसके लिए इसको नाम दे दिया बैंक। अब बैंक का नाम कुछ भी हो, वहां पे आपको वर्ड बैंक जरूर दिखेगा। बैंक का नाम कुछ भी हो, वहां पे आपको वर्ड बैंक जरूर दिखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी ये पैसे वाली संस्था है जो पैसे में डील करती है। विच डील्स विद डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। एक हाथ से हमसे पैसा लेती है डिपॉजिट्स के तौर पे, दूसरे हाथ से लोगों को एडवांस लोन देती है, प्लस ये कई प्रकार की सेवाएं हमें प्रदान करती है। इट मोबिलाइज द सेविंग्स ऑफ द पीपल, यानी हमारा सेव किए हुए पैसों को ये मोबिलाइज करती है, यानी मूव करती है, जरूरतमंद लोगों को लोन देती है ताकि उनको अपने काम करने में आसानी हो। नेक्स्ट, इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन। यस, कमर्शियल बैंक की बात करें तो वो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ये पैसा देके प्रॉफिट कमाती है। नेक्स्ट, इट मेक्स फंड्स अवेलेबल टू द बिजनेसमैन। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो जरूरतमंद बिजनेसमैन है उनको लोन दिया जाता है। बिजनेसमैन छोटा हो या मोटा हो, हर एक को यहां से लोन मिल सकता है। इतना ही नहीं, इट एनकरेजेस सेविंग हैबिट्स अमंग पीपल। बैंक एनकरेजेस सेविंग हैबिट्स अमंग द पीपल। बैंक को इसीलिए फॉर्म किया गया ताकि आपको सेव करने की आदत डाली जाए, इसी बहाने आपका पैसा सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक। आगे देखते हैं। अब ये आपके सामने डेफिनेशन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का ये डेफिनेशन है कि बैंकिंग कंपनी इज द वन विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग विच मींस एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग, यानी हमसे पैसा ले रही है फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग, यानी दूसरों को लोन देने के लिए। एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, पैसा जो पब्लिक से डिपॉजिट्स के जरिए लिया गया, इसको ये इन्वेस्ट करने वाले कहीं ना कहीं पे। रीपेबल ऑन डिमांड, यानी ये जब हम उनसे पैसा मांगेंगे ये हमें हमारा पैसा वापस पे कर देंगे, तो रीपेबल ऑन डिमांड। और अदरवाइज एंड विड्रॉवेबल बाय चेक, या फिर हम अपने पैसे को कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? बाय चेक, ड्राफ्ट भी बना सकते हैं, ऑर्डर और अदरवाइज, यानी आपके पास आजकल कई सारे ऑप्शन है। आप जो है एटीएम के कार्ड के जरिए भी पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आजकल आप ऑनलाइन भी पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपके पास आज कई सारे ऑप्शंस हैं। याद होता है तो ठीक है, जिनको याद नहीं होता उनके लिए नेक्स्ट लिखा हुआ इन सिंपल वर्ड्स, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विद डील्स इन मनी एंड क्रेडिट। एकदम सिंपल है, ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, दोनों में से एक जरूर लिखिएगा। इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से पैसा ले रहे हैं। ग्रांट यानी प्रोवाइड्स लोन्स एंड एडवांसेस टू दोज हु आर इन नीड्स ऑफ फंड फॉर वेरियस पर्पसेस। ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, जो याद हो वो जरूर लिखेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के चार्ट को समझ लिया तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी यानी मेन बैंकिंग फंक्शंस, यानी पैसे का लेन और देन, पैसा लेना और पैसा देना, तो प्राइमरी फंक्शंस है। उसको छोड़ के बाकी भी पैसे को छोड़ के जो भी फंक्शंस है उसको नाम दिया सेकेंडरी यानी नॉन बैंकिंग फंक्शंस। एकदम सिंप्लीफाई करके चीजें आपको बताई जा रही है। फ्रेंड्स, इतना सिंपल आपने आज से पहले कभी सुना नहीं होगा, आई चैलेंज। अब प्राइमरी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो वो हमसे पैसा ले रही है, यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। कैसे ले रही है हमसे पैसा? वहां पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे 4 अकाउंट्स आपको दिख रहे हैं, सेविंग एंड करंट अकाउंट।
जो सेविंग और करंट अकाउंट है इसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, इसको डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं? आप जब चाहो अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो, यानी आप जब बैंक को कहोगे, आप जब डिमांड करोगे, बैंक आपको आपका पैसा वापस कर देगी, इसके लिए इसको नाम दिया डिमांड डिपॉजिट। लेकिन जो फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट है, तो इसको हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, क्योंकि आप फिक्स्ड पीरियड के लिए पैसा रख रहे हो, इसके लिए इसको नाम दे दिया टाइम डिपॉजिट। तो ये 4 अकाउंट्स के जरिए हमसे पैसा ले रही है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। हमसे पैसा लेके वो जरूरतमंद लोगों को लोन देती है, इसके लिए दिया गया है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। सेकेंडरी फंक्शंस को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एजेंसी एंड यूटिलिटी फंक्शंस। ये सब हम एक एक करके देखने वाले। ये तो सिर्फ चार्ट था जो आपको याद करना है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। अगर बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर आपको पूछा जाता है तो आपको ये चार्ट ड्रॉ करना है, इसके लिए मैंने आपके लिए स्क्रीन पे इतनी मेहनत से इसको ड्रॉ किया है। आसान नहीं था दोस्तों, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बैंक हमसे पैसा ले रही है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स को हम देखेंगे। उसके लिए बैंक अकाउंट्स को हम स्टडी करने वाले हैं। डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स में 2 अकाउंट्स आपको बताए गए हैं, थोड़ी देर पहले चार्ट में बताया था। ये देखिए फिर से एक बार, यस, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट्स में 2 अकाउंट्स आपको दिख रहे हैं। ये दोनों किस में आते हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में आते हैं। तो आज हम पहला पॉइंट वही कवर करने जा रहे हैं। डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स में 2 अकाउंट्स हैं, सेविंग, करंट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तो सबसे पहले हम एक एक अकाउंट को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपको डिस्टिंग्विश एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले सेविंग अकाउंट, पहला पॉइंट तो आपको पता है, इट्स अ डैश डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेके रखिए, चीजें आसान हो जाएंगी। सेविंग अकाउंट को कौन ऑपरेट करता है? सैलरीड पीपल, सैलरी कमाने वाले लोग, यहां पर गरीब लोग। सैलरी इंसान की हजारों में भी हो सकती है, लाखों में भी हो सकती है, यहां पे गरीब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम यहां पे मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 3%। फैसिलिटीज क्या क्या मिलेंगी आपको? पासबुक मिलेगा, चेकबुक मिलेगा, पेन स्लिप बुक मिलेगा एंड एटीएम कार्ड आपको मिलेगा। रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ विड्रॉवल्स, यानी आप महीने में 12 से 15 तक ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उससे नहीं कर सकते हो। और यहां पे आपको कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वगैरह मिलने वाला नहीं है। तो नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन अंडर सेविंग अकाउंट। चलिए नेक्स्ट अकाउंट देखते दोस्तों। हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट अकाउंट जो आपके सामने क्या है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट भी डिमांड डिपॉजिट है। इसको कौन ऑपरेट करते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन इसको ऑपरेट करते हैं, और ये हमेशा आर्टिफिशियल नाम से ओपन होता है, यानी जो बिजनेसमैन का बिजनेस का नाम है उस नाम से। जैसे कोई कॉलेज के नाम से अकाउंट होगा, कोई क्लासेस के नाम से अकाउंट होगा, आपके पापा का कोई बिजनेस है तो वो नाम से अकाउंट होगा। तो ये आर्टिफिशियल नाम से जो है अकाउंट होता है, यानी बिजनेस के नाम से अकाउंट होता है। और यहां पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, उल्टा आपके अकाउंट से चार्जेस डेबिट किए जाते हैं। बैंक चार्जेस डेबिट आपने 11 में सीखा रहेगा अकाउंट्स में, बीके में। तो यहां पे आपको जो तरह तरह की सेवाएं मिलती है ना, उसके वो चार्जेस आपसे लेते हैं। यहां पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर आप यहां अकाउंट ओपन करते हो तो क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, पासबुक की जगह वहां पे वर्ड लिखा है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है फ्रेंड्स? वही जो पासबुक में एंट्रीज होती है, यहाँ पे आपको वो प्रिंट आउट निकाल के देंगे। क्या बिजनेसमैन के ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा आपको पेजेस लगने वाले, इसके लिए पासबुक की जगह क्या देते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। चेकबुक मिलेगा, पेन स्लिप बुक, चेक वगैरह जमा करना हो, पैसा जमा करना हो तो पेन स्लिप बुक मिलेगा, प्लस एटीएम कार्ड भी मिलेगा। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ विड्रॉवल्स, आप जितनी बार चाहो पैसा निकाल सकते हो, बशर्ते आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। नेक्स्ट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल। यहां पे आप ओवरड्राफ्ट यानी एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ओवरड्रॉ यानी विड्रॉइंग मोर देन द बैलेंस इन योर अकाउंट्स। आपके अकाउंट में अगर पैसा कम है तो आप ज्यादा निकाल सकते हो पैसा बैंक से ओडी के जरिए, और ये फ्री में नहीं मिलता, इसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फ्रेंड्स फिक्स्ड डिपॉजिट इज अ टाइम डिपॉजिट, क्योंकि आप फिक्स पीरियड के लिए पैसा रख रहे हो। पीरियड कौन डिसाइड करेगा? आप या बैंक? पीरियड कौन डिसाइड करेगा? आप या बैंक? करेक्ट आंसर इज हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि पैसा हमारा है, बैंक का नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि पैसा फालतू पड़ा हुआ है तो उसको आप एफडी में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यहां पे मिलता है। तो यहां पे आप स्पेसिफिक अमाउंट रख सकते हो फॉर फिक्स पीरियड, कितना भी, 5,000 के ऊपर आप कितना भी अमाउंट, वैसे तो आप 1000 भी रख सकते हो, लेकिन उसमें इंटरेस्ट बहुत कम आएगा। तो आप जितना ज्यादा रखेंगे उतना अच्छा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, आज की तारीख में अप्रोक्सीमेटली 5.5% के आसपास ब्याज चल रहा है। किसी में थोड़ा कम भी हो सकता है, किसी में थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है।
बैंक प्रोवाइड्स एफडीआर यानी फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट आपको मिलेगी, और ये रिसिप्ट आपको संभाल के रखनी है कब तक, एक्सपायरी ऑफ पीरियड तक। जब तक उसमें जो पीरियड मेंशन किया गया है वो एक्सपायर नहीं होता तब तक आपको उसको संभाल के रखना है। एक्सपायरी अगर पीरियड का हो रहा है तो उस दिन आपके सामने दो ऑप्शंस होते हैं, आपको पैसा विड्रॉ करना है तो ये स्लिप आप एफडीआर बैंक को वापस करेंगे और आपको आपका पैसा मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप इसके पीछे रिन्यू लिख के भी आप इसको रिन्यू कर सकते हैं फॉर सो एंड सो पीरियड, 12 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, जो भी पीरियड के लिए आप रिन्यू करना चाहें आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो दो ऑप्शंस होते हैं, आप इसको तोड़ भी सकते हैं, बीच में ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, फिर आपको पेनल्टी लगेगा, ब्याज बहुत कम मिलेगा। दूसरा ऑप्शन लास्ट वाला पॉइंट है कि आप इसको बैंक के पास गिरवी रख के भी लोन ले सकते हैं। जितने का एफडी है उसका 90% तक मैक्सिमम आपको लोन मिल सकता है और बैंक उसके ऊपर क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये भी एक तरह का टाइम डिपॉजिट है। रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने आपको फिक्स्ड अमाउंट जमा करना है। एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं हर महीने फॉर एग्जांपल 500 रुपया मेरे बच्चे के अकाउंट में जमा करूंगा, तो हर महीने उस पर्टिकुलर तारीख को आपने उतना पैसा जमा करना है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर आपने 3 साल के लिए अकाउंट खोला है तो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए खोला है तो 5 साल तक आप जमा करेंगे एवरी मंथ फिक्स्ड अमाउंट। और फ्रेंड्स इसमें जो अमाउंट होगा ना, इट विल बी मिनिमम 100 और मल्टीपल ऑफ 100। नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कम से कम 100 रुपया हर महीने जमा करना है, 100 से ज्यादा 200, 300, 400 आप एक बार फिक्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया कि मैं हर महीने 500 रुपया बच्चे के लिए जमा करूंगा, तो हर महीने 500 रुपया जमा करना है। जिनको रेगुलर सेविंग करना हो, जिनके घर में चुन्नू मुन्नू हो, इनके एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए पैसा चाहिए, तो बेस्ट है ये वाला अकाउंट, ऐसा अकाउंट ओपन करना चाहिए। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट और कम मिलेगा एज कंपेयर टू एफडी, एज कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। यहां पे इंटरेस्ट कम है लेकिन सेविंग से ज्यादा है। यहां पे आपको दो ही फैसिलिटीज में चीजें अवेलेबल है, एक तो पासबुक मिलेगा एंट्री करने के लिए, दूसरा है पेन स्लिप बुक, ताकि आपको पैसा जमा करने में आसानी हो। और यहाँ पे पैसा कब मिलेगा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। बीच में अगर आप इसको तोड़ते हो तो फिर इंटरेस्ट कम मिलने वाला है। मैं आपको जैसे एफडी का रूल था सेम रूल यहाँ पर भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब दोस्तों प्राइमरी फंक्शंस में आते हैं उसके बी पार्ट पे। ये तो एक हाथ से पैसा ले लिया अकाउंट्स के जरिए, अब है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। लोन जो होता है कमर्शियल बैंक किसको प्रोवाइड करती है, बिजनेसमैन एंड अदर्स, यानी जिसको भी पैसे की जरूरत है। ये जो लोन सैंक्शन किया जाता है यानी पास किया जाता है, आप चाहो तो पूरा पैसा उसी समय यूज कर सकते हो या फिर आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी विड्रॉ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोन का यूज कैसे करोगे। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट सैंक्शन, जैसे ही आपका लोन पास होता है मीटर डाउन रहेगा, बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती रहेगी, फिर चाहे आप पैसे को यूज करो या ना करो। अब लोन 3 प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का पीरियड रहता है अप टू 1 ईयर, 1 साल तक का पीरियड रहता है, तो वो शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म लोन की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की हम बात करें, जो बोरोवर है उसको बिजनेस के लिए लोन चाहिए, माल भरना है, तो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, तो वो बेस्ट है, शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं। अगर लोन का पीरियड बढ़ा देते हो तो मीडियम टर्म में आता है 1 to 5 ईयर्स। इसमें 2 तरह के पर्पस के लोन लेते हैं, या तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है या फिर मुझे फिक्स कैपिटल यानी मुझे फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। पीरियड इज 1 to 5 ईयर्स। अबव 5 ईयर्स का पीरियड अगर आप लेते हो लोन का तो वो हो जाता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन में पीरियड इज 5 ईयर्स और मोर। और ज्यादा करके ये पैसा हम क्यों लेते हैं, 5 साल से बड़ा पीरियड क्यों रखते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल है, लंबे समय तक हम इसको बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ज्यादा करके कोई फिक्स एसेट्स अगर हम खरीद रहे हैं तो यहाँ पे इस प्रकार का हम लोन ले सकते हैं। तो 3 प्रकार का टर्म लोन होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एडवांस की बात करते हैं। एडवांसेस क्या होते हैं, ये स्मॉल टर्म फंड्स हैं, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पैसा दिया जाता है। इसका पीरियड कुछ महीनों के लिए होता है मैक्सिमम, और यू कैन से लेस देन 1 ईयर, मैं कहूंगा अप टू की जगह लेस देन 1 ईयर तक यहाँ पे पीरियड होता है। एडवांस की अगर हम बात करें तो एडवांस के कई प्रकार होते हैं। पहला दिया गया है कैश क्रेडिट और दूसरा दिया गया ओडी। दोनों सेम है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। पहले ओवरड्राफ्ट को समझते हैं और कैश क्रेडिट अपने आप आपको समझेगा, कैश क्रेडिट आपको अपने आप समझेगा। फ्रेंड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको मिलता है, करंट अकाउंट होल्डर को। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको मिलता है, करंट अकाउंट होल्डर को, यानी आपका बैंक में करंट अकाउंट है तो आप बैंक से ओडी ले सकते हो, बराबर है।
लेकिन अगर आप कैश क्रेडिट में देखोगे ना, तो कैश क्रेडिट फैसिलिटी किसको अवेलेबल है? किसी को भी, चाहे आपका बैंक में कोई भी अकाउंट हो, करंट अकाउंट भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट भी हो सकता है। तो ओडी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को अवेलेबल है, जबकि कैश क्रेडिट किसी को भी अवेलेबल है, चाहे आपका करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट। इतना ही नहीं, ओवरड्राफ्ट में वापस से आइए और वहां पे सेकंड पॉइंट पढ़िए। पीरियड जो रहेगा इसका 15 दिन से लेकर 60 दिन तक रहता है, 15 दिन से लेकर 60 डेज तक, 15 to 60 डेज बराबर है। लेकिन अगर आपको ज्यादा पीरियड के लिए लोन चाहिए तो फिर आप ओडी की जगह क्या लेंगे? कैश क्रेडिट। चेक कीजिए सेकंड नंबर पॉइंट वहां पे कैश क्रेडिट में, इट प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों, इतना ही नहीं, अब ओडी पे वापस आते हैं। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन। आप जितना ओडी यूज करोगे ना उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। ओडी जितना यूज करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख का ओडी पास करवाया, 10 लाख का, लेकिन मैंने यूज किया सिर्फ 2 लाख, तो 2 लाख के ऊपर मुझे ब्याज देना है। यह रूल जानबूझ के बनाया गया ताकि आप पैसे का मिसयूज ना करें। क्लियर है दोस्तों? इतना ही नहीं, इसके लिए आपको सेपरेट अकाउंट भी नहीं ओपन करना है। आपका बैंक में कौन सा अकाउंट होना चाहिए? करंट। जबकि कैश क्रेडिट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं वहां पे आपको सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, सेपरेट कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा अगर आपको ये फैसिलिटी चाहिए तो यहां पे पीरियड भी ज्यादा रहता है और अमाउंट भी ज्यादा रहता है। पीरियड भी ज्यादा रहता है, अमाउंट भी ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू ओवरड्राफ्ट। बाकी सेम है और कुछ फर्क नहीं है। और यहां पे इंटरेस्ट रेट सबसे हाई रहता है, अच्छा खासा आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एडवांस में एक और आपको चीज दिखाई, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब आपने बिल ऑफ एक्सचेंज तो सीखा ही है दोस्तों। ड्रॉवर ने जो बिल ड्रॉ किया है, अगर उसको अभी के अभी पैसा चाहिए, अभी के अभी, तो बैंक में जाके वो डिस्काउंट कर सकता है, एडवांस ले सकता है बैंक से। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का बिल है, बैंक वालों को बोला भाई इसका पैसा 3 महीने बाद मुझे देगा ड्रॉई, मैं आपके पास डिस्काउंट करवाना चाहता हूं। बैंक वाले बोलते 10,000 का बिल है, अभी हम आपको 9,600 दे देंगे, तो भाई दे दो 9,600। उनका काम हो गया, 9,600 मिल गया, बंदा यूज कर रहा है। बैंक इस बिल को संभाल के रखेगी ड्यू डेट तक, और ड्यू डेट यानी जो डेट दी गई है बिल की, मैच्योरिटी डेट, वो डेट पे बैंक जाएगी, ड्रॉई से पैसा कलेक्ट करेगी। कितना कलेक्ट करेगी? जितने का बिल है, 10,000 का बिल है तो 10,000 कलेक्ट करेगी। ये आपने ज्यादा डिटेल में बिल ऑफ एक्सचेंज में सीखा हुआ है, इसके लिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक की हम बात करें। अब सेकेंडरी फंक्शंस में सबसे पहले आता है एजेंसी फंक्शंस। बैंक एजेंट का यानी मिडलमैन का रोल प्ले करती है। बैंक आपके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन करती है, इसके लिए इसको नाम दिया गया एजेंसी फंक्शंस। उसमें ये 5 पॉइंट्स हैं: पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फंड ट्रांसफर, डीमोनेटाइजेशन, फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस। एक एक करके देखेंगे डिटेल में। अच्छा, एजेंसी के अलावा दूसरे आपको दिए गए यूटिलिटी फंक्शंस, उसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। आपको इशू कर सकते हो ड्राफ्ट और चेक, लॉकर फैसिलिटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे सकते हैं, गिफ्ट चेक अगर आपको चाहिए तो वो भी यहाँ से मिलेगा, अंडर राइटिंग सर्विसेज एंड गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज। ये सब हम डिटेल में सीखने वाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेकेंडरी फंक्शंस में एजेंसी फंक्शंस। तो पहला पॉइंट है पीरियोडिक कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स। यानी अगर आप बैंक को बोलते हो कि मेरा सैलरी, मेरा डिविडेंड, मेरा इंटरेस्ट ये तारीख को कलेक्ट करो, तो बैंक आपके बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करेगी जहां जहां से आप कलेक्ट करने को बोलोगे। वैसे ही अगर आपको पीरियोडिकल पेमेंट करना है, टैक्स कोई भरनी है, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है, रेंट भरना है, आप बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दो कि भाई हर महीने या जब भी ड्यू डेट आती है आपने मेरे अकाउंट से ये पेमेंट्स करनी है। फिर देखो बैंक तुम्हारे अकाउंट से पैसा कैसे डिडक्ट करती है। यहां तक समझा? और बैंक इसके लिए आपसे क्या चार्ज करती है? कुछ फिक्स उनके चार्जेस होते हैं, सर्विस फ्री में नहीं है, इसके कुछ चार्जेस आपको लिए जाते हैं। यानी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए ताकि बैंक को वो पैसा ट्रांसफर करने में, पेमेंट करने में आसानी हो। तो बैंक आपके बिहाफ पे पैसा कलेक्ट भी करती है और पेमेंट भी करती है। इसके लिए किसमें आया? एजेंसी फंक्शंस, एजेंट का रोल प्ले करती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किसे कहते हैं? आपका पिटारा, इन्वेस्टमेंट का पिटारा। आपको ना अपने पिटारे में कई सारे इन्वेस्टमेंट रखने हैं। जैसे कुछ पैसा आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, कुछ डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, कुछ आपने एफडी में इन्वेस्ट किया। तो बैंक आपको इसमें हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी? वहां पे दिया गया येलो कलर में, देखो आपको परचेस और सेल करने में, सिक्योरिटीज आपको बाइंग एंड सेलिंग करनी हो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी हो, शेयर्स खरीदने हैं, बॉन्ड्स खरीदने हैं, डिबेंचर्स खरीदने हैं, बेचने हैं, तो आपके बिहाफ पे बैंक ये बाइंग एंड सेलिंग करेगी।
और इतने सारे अलग अलग सिक्योरिटीज वो आपके लिए मैनेज कर रही है, अरेंज कर रही है, इसके लिए उसको नाम दिया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स फंड्स ट्रांसफर। आपको पैसा किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर करना हो, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में या एक बैंक से दूसरी बैंक में, आप आसानी से यहां से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। आपके बिहाफ पे पैसा ट्रांसफर कौन करेगी? बैंक। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स डीमेटलाइजेशन। फ्रेंड्स डीमेटलाइजेशन क्या होता है? इट मीन्स होल्डिंग द सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर आप सिक्योरिटीज को होल्ड करते हो, सिक्योरिटीज यानी शेयर्स डिबेंचर्स को अगर आप होल्ड करते हो कौन से फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसको हमने नाम दे दिया डीमेटलाइजेशन, यानी मटेरियल नष्ट कर दिया जाता है। आपका एक लेजर अकाउंट बनेगा ऑनलाइन, उस लेजर अकाउंट में आप जब भी शेयर्स खरीदेंगे तो आपके अकाउंट में आएंगे, जब भी शेयर्स बेचेंगे तो आपके अकाउंट से जाएंगे। लेजर अकाउंट तो आपने सीखा है, दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट, एक क्रेडिट इफेक्ट, आएगा और जाएगा, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे दिया जाता है। तो डीमेटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। बैंक आपको शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग करने में, सिक्योरिटीज को होल्ड करने में हेल्प करेगी, आपके बिहाफ पे बैंक ये काम करेगी। इसके लिए इसको किस में लाया गया? एजेंसी फंक्शंस में लाया गया। तो यहाँ पे आप जब चाहो अपने अकाउंट से शेयर्स वगैरह ट्रांसफर कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है दोस्तों, खरीदना है तो खरीद सकते हो, सेल करना है तो सेल कर सकते हो। इसके लिए आपका डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा बैंक के पास, जैसे आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हो। नेक्स्ट इज फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। फॉरेक्स इज द एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फ्रेंड्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें तो बैंक आपके बिहाफ पे फॉरेन एक्सचेंज का बाइंग एंड सेलिंग करेगी। अगर बैंक को आप कहते हो कि मुझे फॉरेन करेंसी अरेंज करके दो तो वो अरेंज करके देगी। अगर आप कहोगे कि मेरे पास फॉरेन करेंसी है आप ले लो, तो बैंक आपसे वो खरीदेगी। वहां पे दिया हुआ है, अ बैंक परचेज फॉरेक्स फ्रॉम इट्स क्लाइंट्स विच द क्लाइंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन ट्रांजैक्शंस। बैंक ने आपसे वो फॉरेन करेंसी ले लिया जो आपको कहां से मिला था? फॉरेन ट्रांजैक्शन से मिला था। इतना ही नहीं, बैंक उसको बेचेगी, बैंक सेल करेगी फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेक्स को, व्हेन द क्लाइंट्स नीड इट फॉर ओवरसीज ट्रांजैक्शन। मतलब आपको पैसे का लेन देन करने में आसानी होगी। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में बैंक आपको हेल्प करेगी, इसके लिए इसको नाम दिया फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट यूटिलिटी फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक। ड्राफ्ट और चेक में फ्रेंड्स क्या फर्क होता है? जो चेक हम बनाते हैं आपने देखा रहेगा, और जो चेक बैंक बनाती है, बैंकर्स चेक को ही हम ड्राफ्ट कहते हैं। तो इसके माध्यम से आप पैसा किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करें ड्राफ्ट या चेक की बात करें तो ये एक ऑर्डर होता है टू पे मनी फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ अ बैंक टू अनदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक, और कोई और ब्रांच या बैंक हो सकती है। अ बैंक इश्यूज ड्राफ्ट टू इट्स अकाउंट होल्डर एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर, यानी डीडी डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे कोई भी निकाल सकता है, चाहे आपका बैंक में अकाउंट हो या ना हो। जबकि चेकबुक सिर्फ किसको मिलता है? जिसका बैंक में अकाउंट होता है। और बैंक जो आपको ड्राफ्ट यानी डीडी बना के देती है, डीडी इशू करती है, उसके लिए बैंक क्या चार्ज करती है? कमीशन। कई बार कॉलेज में कहा जाता है कि आपने फीस पे करनी है डीडी के माध्यम से, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट निकालना पड़ता है, उसके लिए बैंक क्या चार्ज करती है? कमीशन। नेक्स्ट इज लॉकर फैसिलिटी। आपको बैंक लॉकर प्रोवाइड करेगी जहां पे आप सारी कीमती चीजें रख सकते हो, घर के कागजात, गहने, डायमंड एक्सेट्रा, जो भी आपको लगता है कीमती चीजें हैं, उसका बैंक ना रेंट चार्ज करती है, और उसके लिए आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अब बैंक जो है ना 400 से लेकर 800 रुपए तक रेंट हो सकता है पर मंथ का, और वो बैंक एडवांस में आपके अकाउंट से डिडक्ट करती है। जो इसके लिए आपका सेविंग अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, और उसमें पैसा रखा होना भी जरूरी है, ताकि बैंक जब चाहे अपना रेंट आसानी से वहां पे डिडक्ट कर सके। रेंट डिपेंड करता है कि लॉकर का क्या साइज है और बैंक में क्या क्या सिक्योरिटी फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो हिसाब से हर बैंक का लॉकर फैसिलिटी का रेट रहता है, लॉकर के चार्जेस रहते हैं, और बहुत सारी बातें उसमें होती है फ्रेंड्स। बाकी बैंक वाले आपको ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं। तो बैंक आपको ये सुविधा जो है प्रदान करती है, आप ज़रूरत की कीमती चीज़ें वहाँ पे रख सकते हो। आजकल घर पे कुछ भी रखना सेफ नहीं है, तो कई लोग थोड़ा सा पैसा दे के 400-800 रुपया दे के अपनी चीज़ों को यहाँ पे सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब बैंक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देगी। हम बात करें फ्रेंड्स यूटिलिटी फंक्शंस की, यानी आपके लिए कुछ यूजफुल काम कर रही है बैंक, आपको बेनिफिट दे रही है। अगर आपको कहीं से लोन चाहिए तो बैंक आपको दमदार प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देगी। वो आपसे पहले डिटेल्स कलेक्ट करेगी और उस बेस पे बैंक आपको रिपोर्ट बना के देगी,
ताकि मार्केट से आपको आसानी से लोन मिल सके, उधार मिल सके, प्लस गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपको आसानी से कुछ क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, कुछ परमिशन चाहिए तो वो भी आसानी से मिल सके। नेक्स्ट इज गिफ्ट चेक। अब गिफ्ट चेक क्या होता है फ्रेंड्स? कई बार क्या होता है, ऑकेशंस में हम लोग गिफ्ट देते हैं, जैसे कि किसी का वेडिंग सेरेमनी है, किसी का बर्थडे है। आपने रियलिटी शोज में देखा रहेगा, विनर जो रहता है उसको बड़ा वाला चेक देते हैं फोटो निकालने के लिए, साथ में छोटा वाला चेक भी देते हैं। तो फोटो निकालने के लिए बड़ा वाला चेक रहता है, तो यहाँ पे भी गिफ्ट चेक बैंक आपको बना के देती है। तो बैंक यहाँ पे इशू करते हैं गिफ्ट चेक प्लस गोल्ड कॉइन्स टू अकाउंट होल्डर एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर। यानी आप पैसा देख के यहाँ से आप गिफ्ट चेक बनवाना चाहो वो बना सकते हो, गोल्ड कॉइन यहाँ से लेना चाहो तो ले सकते हो। बैंक आपको ये सेवा प्रदान करती है। गिफ्ट चेक या गोल्ड कॉइन्स जो है क्लाइंट्स यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गिफ्टिंग ऑन ऑकेशंस। किसी को ऑकेशन पे गिफ्ट करना हो, जैसे वेडिंग का मैंने एग्जांपल दिया, बर्थडे का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे आप पैसा दे के वो चेक बना सकते हो, चाहे अकाउंट होल्डर हो या ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरराइटिंग सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरराइटिंग सर्विसेज। अब क्या होता है, जो पब्लिक कंपनी होती है उसको ना शेयर्स बेचने होते हैं। प्रोस्पेक्टस में जितना शेयर्स बताया गया है वो टाइम के अंदर बेचने, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कलेक्ट करना होता है। प्रोस्पेक्टस जैसे इशू किया तो 100 and 100 डेज के अंदर सारे शेयर्स बिकेंगे तो ही कंपनी को ट्रेडिंग सर्टिफिकेट यानी बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब कंपनी को डर लगा रहता है कि शेयर्स हमारे बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, तो बैंक उनको ये सर्विस प्रोवाइड करती है। अंडरराइटिंग सर्विस में क्या होता है, बैंक उनको गारंटी प्रोवाइड करती है कि हम आपको शेयर्स बेचने में हेल्प करेंगे। यानी अगर आपके शेयर्स नहीं बिके तो बचे हुए शेयर्स, अनसोल्ड शेयर्स को हम खरीदेंगे और आपका इशू फुली सब्सक्राइब करवा के देंगे। यानी जो इशू निकाला है सारे शेयर्स बिकने चाहिए, इशू फुली सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर इशू अंडर सब्सक्राइब होता है, कम शेयर्स बिके हैं, तो बचे हुए शेयर्स बैंक खरीदती है और उसके लिए वो कमीशन चार्ज करती है, जिसको हम बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। क्लियर है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस में बताया कि हम पब्लिक से 100 करोड़ कलेक्ट करने वाले। आज आखिरी डेट है और उनके 90 करोड़ के शेयर्स बिक गए हैं। 100 करोड़ कलेक्ट करना है, 90 करोड़ के बिक गए। कितने बच गए? 10 करोड़। तो बैंक उनसे वो 10 करोड़ के शेयर्स ले लेगी और उनसे कमीशन भी ले लेगी। ये लो तुम्हारा 10 करोड़, हमारा कमीशन लाओ, शेयर्स लाओ। अब बैंक इसका क्या करने वाली है, फ्यूचर में ये शेयर मार्केट में बेचेगी जब शेयर प्राइस अप होगा। आप पढ़ सकते हैं, वहां पे बताया गया कि कमर्शियल बैंक अंडरराइट करते हैं इशू ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय कंपनीज इफ शेयर्स आर नॉट फुली सब्सक्राइब, यानी शेयर्स नहीं बिके हैं तो अंडरराइटिंग बैंक एग्रीज करते हैं कि वो अनसब्सक्राइब पोर्शन जो है, यानी जो अनसोल्ड शेयर्स है, वो खरीद लेंगे और उसके लिए क्या चार्ज करते हैं? कमीशन। इससे कंपनी को ये फायदा होगा कि उसको कंपनी स्टार्ट करने में, ट्रेडिंग सर्टिफिकेट लेने में आसानी होगी। नेक्स्ट इज गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज। बैंक आपको कमर्शियली हेल्प कर सकती है बाइंग एंड सेलिंग गोल्ड और गोल्ड ऑर्नामेंट्स की हम बात करें। गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो, गोल्ड के गहने आपको खरीदने हो, लार्ज स्केल बेसिस पे डील करना हो, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बैंक इसमें आपको हेल्प करेगी। प्लस बैंक आपको समय समय पे एडवाइजरी सर्विस भी देगी कि आपको गोल्ड फंड्स में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, समय समय पे आपको बताती रहेगी। आप जैसे इंस्ट्रक्शंस दोगे वो हिसाब से वो बाइंग एंड सेलिंग करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके यूटिलिटी फंक्शंस। तो अभी नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आपको दिख रहा है, टाइप्स ऑफ बैंक। फ्रेंड्स, वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसके लिए मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया है ताकि आपको वो समझने में भी आसानी हो, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आज हमने क्या कवर किए, फंक्शंस ऑफ बैंक्स को हमने कवर कर लिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा, यानी डिस्क्रिप्शन में कई सारे वीडियोस के लिंक दिए हैं। आपको जो चैप्टर का जो वीडियो देखना हो वहाँ पे देख सकते हो। कुछ लिंक्स आपको दिए गए हैं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। Thank you all for your love and support.